बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आप CSS PMS पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं और आपको आउटलाइंस ऐसे कि आउटलाइंस लिखने में मसला आता है, ठीक है। अच्छा, अब वो मसला बहुत किस्म का हो सकता है। एक तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपिक को पढ़ते हैं और टॉपिक के अराउंड उनका कोई आइडिया डेवलप ही नहीं होता, ठीक है। वो एक या दो लाइनों से ज़्यादा सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो तो आउटलाइन के पहले स्टेप में ही रह जाते हैं, उनसे तो आउटलाइन बनती ही नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं दूसरी किस्म के स्टूडेंट्स। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। जो एक टॉपिक को मुख्तलिफ एंगल से सोच तो सकते हैं, मगर उन्हें आउटलाइन जैसे का स्ट्रक्चर पता नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें ये नहीं पता होता कि किधर क्या हेडिंग बनानी है, किस चीज़ को किधर डालूं, किस आइडिया को किधर डालूं। वो उस वजह से रह जाते हैं। फिर आते हैं तीसरे स्टूडेंट्स जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी रीडिंग की वजह से अच्छी होती हैं, जो टॉपिक के बारे में ठीक चीज़ें सोच भी लेते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स डिस्कवर भी कर लेते हैं, जिन्हें स्ट्रक्चर का भी पता है कि हाँ भाई इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है, मगर वो अपने अल्फाज को प्रॉपर, वो अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें प्रॉपर अल्फाज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये आइडिया जो है इसे किस जगह पे फिट करना है, इसे किस तरह फ्रेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा, एक तो आपको आउटलाइन बनाने का बेसिक मेथड पता चल जाएगा, अभी हम एक पूरी आउटलाइन डेवलप करेंगे, और दूसरी चीज़ ये होगी कि CSS 2024 के लिए आपका ये वाला टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। और इस वक्त ये बड़ा हॉट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। तो आउटलाइन लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक ऐसे डिवाइडेड होता है तीन चीज़ों में, ठीक है। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। सो सबसे पहली हेडिंग तो हमारी आ जाती है ना जी, इंट्रोडक्शन की। ये तो कोई भी ऐसे है, पहली हेडिंग तो आप दे देंगे जी कि इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग आप देंगे जी ब्लैक पेन से या मार्कर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लू नहीं, ब्लू हम लोग सब हेडिंग्स में यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर इंट्रो वाली बात हो गई क्लियर। अब हम आ जाते हैं जी बॉडी पे, ठीक है। अब बॉडी में होते हैं तीन हिस्से। एक वो हिस्सा होता है जिसे कहते हैं नेक पार्ट, ठीक है। फिर होती है जी मेन बॉडी, और फिर होता है जी सजेशन वाला पार्ट, ठीक है। ये नेक पार्ट वो वाला पार्ट होता है ना जी, कि जहाँ पे आप टॉपिक टू टॉपिक ये वाला वेरी करता है। किसी में आप टॉपिक का बैकग्राउंड दे देते हो, किसी में आप किसी फॉर एग्जांपल करप्शन पे टॉपिक है तो आप कह दोगे टाइप्स ऑफ करप्शन। अभी इकोनॉमी पे आया हुआ है तो मैं नेक पार्ट में लिख दूंगा कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, ये अब आ जाता है नेक पार्ट। इसमें आप या टाइप्स लिख लेते हो, या डिफिनेशन लिख लेते हो, या हिस्ट्री बैकग्राउंड लिख लेते हो, कोई भी इस तरह की चीज़ लिख लेते हो, या कोई इस तरह का टॉपिक होता है आप डिफाइन कर लेते हो जी कि इसमें ये जो फलां टर्म यूज़ हुई है इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, या अनबॉक्सिंग द टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। सो नेक पार्ट ये एक तो आपने जो 2000 वर्ड्स का 2500 वर्ड्स का वर्ड काउंट होता है उसे पूरा करने के लिए आप जो है इस तरह की हेडिंग्स देते हो। इसके नीचे भी अब आप कुछ ना कुछ लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो जी बॉडी के मेन पार्ट पे। अब मेन पार्ट इस बॉडी का क्या होगा? इसका मेन पार्ट ये होगा कि चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। चैलेंजेस की जगह अगर आप ऑब्स्टेकल्स लिख दो ना जी तो ज़्यादा अच्छी बात होगी कि यहाँ वाला वर्ड भी चेंज हो जाएगा। और बट ये मेन पार्ट है, ये सारा वो पार्ट है ना जी जिसकी वजह से हम लोग ये ऐसे आज लिख रहे हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे की ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये मेन बॉडी, इसमें आपने देने होते हैं 6 7 8 9 10 आर्ग्यूमेंट्स। वो आर्ग्यूमेंट आपका जो है ना जी, वो आप जो ऐसे को फॉर एग्जांपल, अब ऐसे किस चीज़ के लिए आपसे पूछा गया है वो चीज़ आप इधर आके डिस्कस करते हो। जो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है ना जी, जो आप अपना स्टांस ले लेते हो ना जी, फॉर एग्जांपल
कोई भी आपने अपना स्टांस ले लिया, फिर आप उस स्टांस को आके प्रूव करने के लिए 8-10 आर्ग्यूमेंट्स देते हो, ठीक है। तो इसमें तो हमने चैलेंजेस का बताना है और प्रॉस्पेक्ट्स का बताना है, ठीक है। सो अब हमने बताने हैं कि चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान टू अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है। ये वो पार्ट है कि जहाँ पे आके ना जी हम लोग जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई अब क्या करना है, अब किस तरह अपने अल्फाज को जो है वो फ्रेजेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ कि पाकिस्तान को क्या क्या मसाइल हैं, फिजिकल डेफिसिट्स एंड बजटरी कंस्ट्रेंट्स। और दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं जी बढ़ती हुई महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं बेरोज़गारी जो है वो, ठीक है। ये पॉइंट आप रोज़ टीवी में भी सुनते हो, अखबार में भी पढ़ते हो, बस ज़रा सा आपका एक दफ़ा आप बैठ के लिखने लग जाओ ना जी आउटलाइंस, तो फिर आप आराम से ये चीज़ें कर लोगे। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉबलेसनेस, डेट सर्विसिंग जो हम लोग किस्तें अपने उस पे देते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हाँ हमारी करेंसी जो है वो गिर रही है, करेंसी डिप्रिसिएशन एंड हाँ एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का ये मतलब है ना जी कि अब डॉलर का रेट होता है जी 250 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ओपन मार्केट में वो हमें मिलता ही नहीं है 300 से नीचे, ठीक है। अच्छा ABCDE, अच्छा F डिक्लाइनिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। FG करंट अकाउंट डेफिसिट, हाँ हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, हाई करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आप पूरे पूरे लिखो भैया, मैं अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। HIJK, अच्छा हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी शॉर्टेजेस, और इसके अलावा हाँ स्टेगनेंट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हमारे कारखाने हैं जी वो बंद होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होगा, हाँ सबसे बड़ी चीज़, ये मैं गलती कर ली, नीचे लिख ली, ये चीज़ होनी चाहिए थी ऊपर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। सो और भी 10-15 पॉइंट अभी मैं लिख सकता हूँ, मगर मोर देन इनफ आपने 6-7-8 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, जिससे ये आपका जो मेन आर्ग्यूमेंट है ना जी वो हो जाए कंप्लीट। इसके बाद जब हम पूरा पूरा ऐसे लिखेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, उसे हम किस तरह से जो है वो सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। मगर इतनी चीज़ भी आपको समझ आ रही होगी अगर आप CSS के या BMS के एस्पायरेंट हैं। अच्छा अब इसके बाद मेन बॉडी में हेडिंग क्या होगी, चैलेंजेस हमने डील कर लिए, अब हमने डील करने हैं जी प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। अब हमने क्या डील करना है, प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है जी इम्कानात। अब मैं क्या हेडिंग दूं जी, मुझे जो प्रॉपर हेडिंग लगती है वो होगी प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा अब जी यहाँ पे मैंने लिखने हैं कि पाकिस्तान के पास क्या ऐसे चांसेस हैं, पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कौन से ऐसा तरीका है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है इकोनॉमिकली, ठीक है। सो उसमें सबसे पहली चीज़ मैं लिखता हूँ जी कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ रिच एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा
एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं लिखता हूँ जी कि पाकिस्तान के पास देखें हम लोग कितनी जवान, हमारे पास दुनिया का यंगेस्ट यूथ बल्ज है, हमारे पास क्या है जी, दुनिया का यंगेस्ट यूथ बल्ज है। और फिर ये यूथ बल्ज क्या, इसके पास क्या पोटेंशियल है, इसके पास पोटेंशियल है जी, पोटेंशियल टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ या पोटेंशियल टू स्टीयर द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या पोटेंशियल टू ड्राइव इकोनॉमिक इंजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, सी क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी कि यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ जी, मैं लिख सकता हूँ, हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो जी एज ए हार्बिंगर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है जी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि हम लोग जो है वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म सेक्टर टू स्टीयर इट का मतलब पाकिस्तान ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब तरक्की, ठीक है जी। उसके अलावा जी, उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं जी, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, मैं देख लूँ ज़रा आपको पेज नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब आ रहा है जी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है जी, ए बी सी डी और ये ई। और पाकिस्तान के पास क्या है जी, हाँ, हम लोग जो है रिस्टोरेशन ऑफ रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है जी, ये हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है। हाँ, फिर हम क्या कर सकते हैं जी, एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ गई जी प्रॉस्पेक्ट्स। उसके बाद आखिरी चीज़ हमने क्या देखी थी, आखिरी चीज़ हमने देखी थी जी कंक्लूजन। हमने क्या कर लिया, नेक पार्ट लिख लिया ये वाला, फिर उसके बाद हमने बॉडी में लिख लिया मेन अपना आर्ग्यूमेंट। हमारे मेन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दो थे, ठीक है, जो हमें एग्जामिनर खुद हमसे पूछ रहा था, उसने हमसे खुद पूछा है चैलेंजेस और प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। कोई इस तरह के टॉपिक होते हैं जिसमें एग्जामिनर इस तरह क्लियर चीज़ें नहीं पूछता, जिस तरह कोई उसने एक स्टेटमेंट दी होती है तो फिर आपने मेन बॉडी डिराइव करनी होती है अपनी थीसिस स्टेटमेंट से। आप जो स्टांस लेते हो उस स्टांस को प्रूव करने के लिए आप 8 से 6 7 8 10 पॉइंट से देते हो, मगर इस ऐसे में पहले एग्जामिनर ने पूछ लिया तो हमें पता चल गया कि हमारी मेन बॉडी किस चीज़ पे कंस्टिट्यूट करेगी। चैलेंजेस होंगे, प्रॉस्पेक्ट होंगे, चैलेंजेस भी दे दिए, प्रॉस्पेक्ट्स भी दे दिए, ठीक है। अब हमें इधर वे फॉरवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही एग्जामिनर ने एक किस्म का वे फॉरवर्ड हमसे मांगा हुआ है, और अगर वो ना भी मांगे तो आपने वे फॉरवर्ड हमेशा देना है, क्योंकि आप CSP बनने जा रहे हो। मसले तो हर कोई बता सकता है, जब तक आप हल नहीं बताओगे तो तब तक आपके नंबर ठीक नहीं आएंगे। अच्छा, आखिरी चीज़ क्या होगी, 1 2 3 4 और ये 5, आखिरी चीज़ होगी जी कंक्लूजन, और ये हो गई जी आपकी आउटलाइन कंप्लीट। थैंक यू।